अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मोहसिन। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको भी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि वीकेंड गुजरा, 2 दिन उम्मीद करते हैं कि आपके खैरियत से गुजरे होंगे, घर पर गुजरे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 दिन सहाफ़त की दुनिया के लिए बहुत अहम थे, क्योंकि एक बार फिर वार किया गया सहाफ़त पर। एक बार फिर जो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं हुकूमतों के, अक्सर हुकूमतों में ऐसे ही होता है कि जब भी आपको आपकी हक़ की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है तो फिर क्या होता है कि तरीका ये होता है कि चैनल या फिर उस अखबार को ही बंद कर दो या फिर उनके इश्तहारात को बंद कर दो। बिल्कुल ठीक। आईना दिखाना कभी कभी बुरा लग जाता है और ऐसा ही हुआ है। पैमरा ने कदगन लगा दिया और चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या अगर सच बोलना इस कदर गुनाह है तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए? क्या यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हम हकायक के साथ, फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ आपका आईना दुनिया को नहीं दिखा सकते? क्या महंगाई पर बात करना, क्या गवर्नेंस के ऊपर बात करना, आवाम की भलाई के लिए बात करना इतना महंगा है कि उस चैनल का लाइसेंस ही बंद कर दे? आपकी इनकॉम्पिटेंसी पर बात करना, आपकी नाअहली को जाहिर करना आप ही के सबूतों के साथ। क्या हुआ कि हमने ऑडिट रिपोर्ट दिखा दी कि तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में जो करप्शन हुई, माफियाज किस तरह से जीत रहे हैं और गवर्नमेंट की रेट बेकार होती जा रही है, इस पर बात करना इतना महंगा पड़ गया कि चैनल पर ही पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल ये असल में सोच है जिस पर बात की जा रही है। ये सोच हमेशा इसी तरह होती है। पाकिस्तान में क्या हुआ कि चाहे वो अयूब खान का दौर हो या उसके बाद ज़ियाउल हक का दौर हो या फिर आमरीत का एक और दौर जिसमें जनरल मुशर्रफ का दौर था, उसमें भी ऐसा ही होता रहा और ऐसी ही बात एक बार फिर देखने में आई। लेकिन ये है जमहूरी हुकूमत, इससे इस तरह का कदम उठाया गया, इसकी जानिब से ऐसा कदम उठाया गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि जमहूरी हुकूमत तो आपको बात करने देती है और अगर कहीं पर कोई एतराज़ है तो उसके लिए लीगल तरीक़ाकार है। लेकिन इस तरह से आप पर्दे के पीछे छुप कर वार करते रहें और तरीका इस्तेमाल करें पैमरा का, और फिर आपने जो कदम उठाया उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। उसमें से बहुत से चैनल जैसे काम कर रहे हैं कि जी अगर आपको लगता है कि लाइसेंस के ऊपर कोई सवाल है या नाम के ऊपर कोई सवाल है तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ऑपरेशनल चीज़ है सिमल, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। पैमरा जैसे इदारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज होते हैं कि आपने रेगुलेशंस को देखना होता है, लेकिन इस कदर बाइसनेस शो करना, इस तरह से पपेट बन जाना गवर्नमेंट के, ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि आप विदाउट एनी शो कॉज, विदाउट एनी हम लोगों ने जो भी एक्सप्लेनेशन दी उनको एक्सेप्ट किए बगैर एकदम से आप सस्पेंशन की तरफ चले गए। बहरहाल इस पर आज हम बात करेंगे और भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। मीडिया की आवाज दबाने की एक और हुकूमती कोशिश। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। पैमरा का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज। 24 न्यूज के मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की 24 न्यूज़ की बंदिश की शदीद मज़म्मत। ख्वाजा साद रफीक ने बंदिश को साजिश करार दे दिया। राना तनवीर हुसैन बोले 24 न्यूज़ को हक और सच की बात करने की सजा दी जा रही है। एहसन इकबाल ने कहा पूरी कौम 24 न्यूज़ के साथ खड़ी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं नए पाकिस्तान में सच बोलने वालों पर रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सामी सिराजुल हक की 24 न्यूज़ की नशरियात की बंदिश की मज़म्मत। कहा हुकूमत ने मईशत को तबाही से दो चार कर दिया। आज ड्रग माफिया, लैंड माफिया और चीनी माफिया मुसल्लत है। रुकन बलोचिस्तान असम्बली नवाबजादा गौहराम खान बुख्ती का 24 न्यूज़ से इजहार यकजहती। कहते हैं 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करना आज़ादी सहाफ़त पर वार है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा मीडिया पर पाबंदी हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। PTI ने मईशत तबाह कर दी है। हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए तो मुल्क नहीं बचेगा। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, सिर्फ एक बंदे की हुकूमत है। न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर निकल आई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। PTI ने रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी। PTI कामा कमेटी बराए नज़्म व एहतसाब ने फैसला सुना दिया है। उज़्मा कारदार किसी पार्लिमानी मनसब की भी अहल नहीं होंगी। सबूत और शाहिद के बाद साबित हुआ उज़्मा कारदार ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। तहरीरी हुक्मनामा जारी।
महंगाई आ नहीं रही, महंगाई आ गई है। एक साल में आटे का 20 किलो थैला 204 रुपए महंगा। चीनी की कीमत भी 8 रुपए 79 पैसे फी किलो बढ़ी। टमाटर 27 रुपए, मुर्गी का गोश्त 39 रुपए, अंडे 33 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। दाल मूंग 92, दाल माश 68, दाल मसूर 34 रुपए महंगी। कराची के बाद लाहौर में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुल्क भर में कई शहरों में बिजली की तवील बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शदीद गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग, अवाम परेशानी से दो चार। पंजाब की टीचिंग अस्पतालों से 48 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने डॉक्टर्स के मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयो अस्पताल में काम करने वाले 14 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया। शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल पाकिस्तान के हीरो एमएम आलम की 85वीं सालगिरह। 65 की जंग में 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन मुल्क भारत के 5 तैयारों के गिराकर आर्मी रिकॉर्ड बनाया। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि पैमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर एक बार फिर से वार किया है और 24 न्यूज़ का लाइसेंस मअतल कर दिया। और आप देखिए कितनी बाइस्ड और जानिबदार कार्रवाई थी ये अबूज़र कि हमारी तरफ से जितने भी बयानात दिए गए, एक्सप्लेनेशंस दी गई या जवाब दायर किए गए, उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया, बजाय इसके कि मजीद उस पर प्रोसीडिंग्स होती, एक तरफा कार्रवाई करते हुए लाइसेंस मअतल कर। अच्छा, अब होगा ये ऑब्वियसली ये हमारे पास हर हक है, हमारे पास राइट है कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर फिर बहस होगी और फिर इंशाल्लाह ताला हमारे हक में ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो मंतक है, जो जवाब बनाया गया वो इंतहाई जो है बेसलेस है, उसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं है। और जिस तरह से हमेशा हम बात करते हैं कि हुकूमतों के पास तरीक़ाकार बहुत से होते हैं। आपने अगर सहाफ़त जो या मीडिया है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको दबाना है ना, तो बहुत से तरीक़ाकार हैं। उनमें से ये एक ओछा हथकंडा है जो कि अक्सर हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं कि आप उनका लाइसेंस जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, या फिर इसके अलावा आपके पास ये तरीक़ाकार होता है जिस तरह से हम पहले कह रहे थे कि आप एड्स में पाबंदी लगाएं। और ये जब से हुकूमत आई है, ये आपने देखा होगा कि एड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मसला वैसे ही मीडिया इंडस्ट्री बहरान का शिकार है और हर एक को नज़र भी आ रहा है कि किस कदर जब से ये हुकूमत आई है मीडिया इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। ठीक है, आप अपनी रेट कायम करना चाहते हैं, आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक खुद मुख्तार इदारा, एक ऐसा ऑफिस पैमरा जिसने रेगुलेशंस तय करनी है और दफातर की, उस ऑफिस में वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन आते हैं फ़हद हारून, दौरा करते हैं और दौरे के फ़ौरन बाद ही ये अहकामात जारी कर दिए जाते हैं। फिर आप कहते हैं कड़ियाँ मत मिलाइए। क्यों ना मिलाएं जब नज़र आएगा कि आप हक तलफी कर रहे हैं इस इदारे की ही नहीं, इस इदारे में काम करने वाले हर उस शख्स की जिसका रोजगार इस इदारे से वाबस्ता है। और ये हुकूमत तो करोड़ों नौकरियां देने का दावा करती थी अबूज़र, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो लाखों छीनी गई हैं, वादों का इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा है ना कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इंडिपेंडेंट, हम सोच सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन हकीकत में आपको भी पता है कि जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन साथ वो ये भी कह देते हैं कि अगर मैं ये 6-7 लोगों को एनआरओ तो पाकिस्तान में हर कोई ना, अगर मैं ये कह दूँ, इमरान खान साहब साथ ही कहते हैं अगर मैं 6-7 लोगों को एनआरओ दे दूँ या उनको ना कुछ कहूँ तो फिर साथ ही जो है मामला सही हो जाए। दैट मीन्स के नैब जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है उनके अंडर। इसी तरह अब यहाँ पर अगर पैमरा की बात करते हैं कि पैमरा इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने ये रेगुलेशन की हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हकीकत यही है कि जब हुकूमत नाराज़ होती है, जब हुकूमत को बात पसंद नहीं आती, जब सच सुना नहीं जाता, तो वो फिर इस तरह के इदारों का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें पैमरा भी एक इदारा है जिसका फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने इनडायरेक्टली वार की, एक बार फिर मीडिया पर, एक बार फिर सहाफ़त पर, जो कि इंतहाई परेशान कुन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को अब इससे बाहर निकलना चाहिए था, पाकिस्तान को इस चीज़ से इवॉल्व होना चाहिए। दुनिया वैसे नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर भी इंतहाई अफसोस के साथ बात की जाती है कि अभी भी वही मामला परफॉर्मेंस का है। जब आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जब आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मईशत का ग्राफ मुसलसल नीचे जाएगा, करप्शन का ग्राफ ऊपर जाएगा, जिसका सबसे बड़ा दावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया कि हम करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, और अपनी ही हुकूमत में करप्शन पिछली हुकूमतों से ज्यादा हो रही है, बेज़ाब्तगियां पिछली हुकूमत से ज्यादा हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट कह रही है जो जारी हुई। और अगर हमने ये दिखा दिया तो आपने हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, और दबाने की कोशिश क्या की, बल्कि दबा दी, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। कल मुल्क गिर
फिर एहतजाज किया गया, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ बड़े छोटे शहरों के प्रेस क्लब्स के बाहर सिविल सोसाइटी की जानिब से, इवन पार्टीज़ की जानिब से, जो जमहूरी पार्टीज़ हैं जो यकीन रखती हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, उनकी तरफ से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मजम्मत की गई। मनाजर भी आप देख सकते हैं, प्लेकार्ड्स उठाकर। ये सिर्फ हमारे इदारे के सहाफ़ी नहीं हैं, ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री के सहाफ़ी हैं जो यक ज़बान हैं 24 न्यूज़ के साथ खड़े हैं। और ये कोई पहली बार ऐसे हुआ नहीं है। याद हो ना कि आप लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो समझते नहीं है कि हो क्या रहा है। ऑब्वियसली मीडिया इंडस्ट्री भी समझती है कि इसके पीछे क्या वजह है। मीडिया इंडस्ट्री इसलिए हमारे साथ है, तमाम जो चैनल्स हैं, अखबारें हैं, और इसके अलावा जो हमारे साथ मीडिया और अपोजिशन, इवन के मैंने ये भी देखा है सिविल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो मम्बरान है वो भी इसको ओपनली नहीं मानते ऑब्वियसली, तो वो भी कहते हैं कि जी वाकई अगर गलत हुआ तो इसके लिए हम भी मजम्मत करते हैं। तो एनीवेज इसकी तमाम लोग मजम्मत करेंगे क्योंकि ये इंतहाई गलत कदम उठाया गया है। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सिमन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब टाइम देने के लिए। महंगा पड़ गया बुखारी साहब, हमें सच बोल, हुकूमत को आईना दिखाना भी महंगा पड़ गया, वो बातें करना जिसमें गरीब आवाम की आवाज़ हो वो भी महंगा पड़ गया। एक तरफ तो लाइसेंस मुअत्तल किया गया, दूसरी तरफ मैं इशारा सोशल मीडिया की तरफ भी करना चाहूंगी, जो पेड कैंपेन्स चलाई जा रही हैं अगेंस्ट 24 न्यूज़, जिस तरह के कमेंट्स और ट्वीट्स और फेसबुक या डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप बेहतर तौर पर देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दो तरह की सूरत हाल होती है कि जो फौजी हुकूमतें होती हैं वो मीडिया पर कतरन लगाती हैं अपने गैर आईनी इक़दाम को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए, और सिविल हुकूमतें सिर्फ ऐसा उस वक्त करती हैं जब वो अब डिलीवर करने में नाकाम हो जाए, जब वो जितने नारे मार के आए होते हैं उनसे वापसी इख्तियार करे और कोई गलती भर कोई काम ना करे, तो उसकी अपनी ये नाकामी छुपाने के लिए उसको ऐसे मीडिया का मुंह बंद करना होता है जहां से कभी कभी उसे आईना दिखाया जाता है। बिल्कुल। और ये जुर्म हमने किया है, और ये जुर्म ऐसा है जो हमें बार बार करते रहने में कोई कबाहत नहीं है, और ना ही हम ये छोड़ने वाले हैं। अगर हुकूमत ये समझती है कि इस किस्म के टैक्टिक्स से 24 चैनल या सिटी 42 ग्रुप से आवाज उठनी बंद हो जाएगी, ये उनकी गलतफहमी है। और जिस भूंडे तरीके से उन्होंने ये इक़दाम किए हैं, इसके ऊपर सोसाइटी के हर तबके से उसकी मरम्मत की जा रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि गैर ममालिक में भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। और एक मैराथन अभी हुआ है, नेशनल सेमिनार एक ऑनलाइन, उसमें भी तमाम शुरा जो थे उन्होंने इन इक़दाम की मजम्मत की है। बुखारी साहब, ऑब्वियसली ये कदम ऐसा है जिसकी मजम्मत जो है हर फोरम पर करनी चाहिए, और ओपनली तो हुकूमत इस पर कर रही है। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली ये कदम उठाया जाता है, ऐसी चीज़ें कोई और इस्तेमाल करते हुए, पैमरा का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने ऐसा किया। आप ये बताइएगा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मार्शल लॉज में भी ऐसा होता रहा है, जमहूरी हुकूमतें तब करती जब उनकी कारकर्दगी अच्छी ना हो, लेकिन इससे फ़र्क कभी कोई पड़ा है? जब PPO ऑर्डिनेंस आया अयूब खान के दौर में, फिर ज़ियाउल हक के दौर में फिर आया, उसको रिवाइज करके PPO ऑर्डिनेंस ले आए, आप क्या कहेंगे? इस तरह से कभी कोई फ़ायदा हुआ है हुकूमतों को, चाहे वो मार्शल लॉ की हो या जमहूरी हुकूमतें हो, कि इस तरह से कदगन लगाई जाए, उल्टा नुकसान नहीं हो जाता? ये आपने कहा है जो जिस तरीके से तारीख हमारी जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। जर्नलिस्टों को कोड़े लगाए गए, जर्नलिस्टों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त जेल में करना बंद पड़ी, किया गया। और 1962 का जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था, जिसको ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, वहां से अगर आप तारीख शुरू करें तो उसके बाद से जर्नलिस्टों ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं आजादी सहाफत के लिए। ये हमें किसी ने सिल्वर प्लेटर में रख के खैरात नहीं दी है, ये हमने अपनी कुर्बानियों के जरिए आजादी सहाफत जो है इसको यकीनी बनाया है, और इसके ऊपर कदम लगाने वालों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। ये हमेशा उन रजीम, उन हुकूमतों, उन हुक्मरानों के लिए ये एक यानी यूं समझिए कि एक मिसाल बनी रही है कि जब भी वो इन ओछे हथकंडों पर उतरते हैं तो उसके लिए फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि जो मीडिया है, जो जिसे चौथा सतून कहते हैं रियासत का, इसको हिलाने के लिए या इसको गिराने के लिए या इसके खात्मे के लिए जब भी कोशिश की गई है, उस रजीम को, हुक्मरानों को हमेशा कीमत अदा करना पड़ी। बिल्कुल सही। अच्छा सलीम बुखारी साहब, इसका शाखसाना तो मिल भी गया है। जो खबर आई है कि वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन फहद हारून अचानक पैमरा ऑफिस गए, और फिर जब वो वहाँ से जैसे ही निकले, ये कानूनी हुक्मनामा जो बराए नाम कानूनी था जारी कर दिया गया एकतरफा कार्रवाई करते हुए। अब अगला स्टेप क्या होगा? प्रोटेस्ट तो किया जा रहा है, पूरी सहाफ़ती बरादरी भी हमारे साथ खड़ी है, और आपने जैसे कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ खड़ी है, तो खामोश तो हम नहीं बैठेंगे, ना ही हम इस हुकूमत की तरह
टर्न ले लेंगे अपनी पॉलिसी पर, हमने सच दिखाना है और हमेशा यही करते रहना है। अगला स्टेप आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि फहद हारून साहब पैमरा के दफ्तर गए, 1.5-2 घंटे वहां बैठे रहे और उसके बाद वो ऑर्डर लेके गए जो कि एक गैर कानूनी हुक्मनामा है। यानी चेयरमैन पैमरा जो है मिजाज ही नहीं है इसके कि वो इस किस्म का ऑर्डर जारी कर सकें। ये हमेशा अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर फैसला करता है। तो एक तो अपने अंदर ये इकदाम जो है ये गैर कानूनी है, और दूसरा जिस भूंडे तरीके से इसको किया गया है कि हुक्मनामा पहले जारी कर दिया है और इसके ऊपर रिव्यू करने के लिए मीटिंग जो है, रिव्यू करने के लिए बल्कि फैसला करने के लिए मीटिंग जो है वो 2 दिन के बाद आज हो रही है। तो इस तरह के इकदाम जो हैं वो मतलब है उससे दो बातें वाज़ेह हैं। एक तो ये कि हुकूमत न सिर्फ ये कि इस चैनल का मुंह बंद करना चाहती है, बल्कि इससे मुंसलिक जो 1000 से ज्यादा खानदान जुड़े हुए हैं जिनका रोजगार जो है वो एट स्टेक है, ये सबसे ज्यादा खौफनाक पहलू है। ये इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है, उसको पामाल करने की एक ढूंढी कोशिश है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि हम क्या करेंगे, तो एहतजाज हमारा हक है, तहरीक चलाना हमारा हक है। और मुझे इस बात के बारे में कोई बात नहीं है कहने में कि जो और इसके साथ साथ सलीम बुखारी साहब लीगली जो भी हमारे पास राइट्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कानून के रहे हैं और अदालतों के दरवाजे भी हम लोग जाएंगे और बात करेंगे इस पर, और इंशाल्लाह ताला जो हक है उसकी फतह होगी, दोबारा से लाइसेंस जो है बहाल होगा। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज़ादी सहाफ़त पर एक बार फिर हमला हुआ, और ऑब्वियसली ये हमला पहली बार तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ नहीं, कई बार ऐसे हुआ है। और जब ऐसे हमले होते हैं तो फिर एक दफ़ा फिर हमें ये सोचना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, और क्या हम सच के साथ खड़े हैं या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाफ़ी बरादरी, पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी, चाहे वो मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट जर्नलिज्म है, उनका ताल्लुक किसी से भी हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 न्यूज़ के साथ खड़े। बिल्कुल सच के साथ हमेशा खड़े भी रहते हैं। और अबूज़र सबसे बड़ी बात ये होती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कदगन लगने नहीं देंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल लीग भी हमें सपोर्ट हासिल है। और कल इसका शाखसाना देखने में भी आया जब सड़कों पर मुल्की एहतजाज किया गया। बरादरी एक बड़ी तादाद में प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठाकर 24 न्यूज़ के हक में खड़ी थी। ये सिर्फ 24 न्यूज़ के हक में नहीं खड़े, ये सच के हक में खड़े हैं कि कब तक आप सच की आवाज़ को दबाते चले जाएंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और मुल्तान प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शकील बलोच साहब, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, उनसे हम दोबारा रब्ता करेंगे, कॉल ड्रॉप हो गई। अंसारी साहब, आप ही की तरफ सबसे पहले तो हम आएंगे। 24 न्यूज़ की बंदिश पहली दफ़ा नहीं हुआ, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वो एक आमिराना दौर की रवायत समझा जाता था। एक जमहूरियत का नारा लगाने वाली हुकूमत किस तरह से हक की आवाज़ को, सच की आवाज़ को दबा सकती है? शुक्रिया। पहली बात तो ये ने अभी कहा कि जमहूरियत की हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में ये जो हुकूमत आई है PTI की कि कुछ जमहूरियत से आई। पहली बात तो ये है कि ये जमहूरियत से आए ही नहीं है लोग। दूसरी बात के 2 साल हो गए जब से ये लोग आए हैं। आप ये देखें कि इनका जो मंशूर था इलेक्शन में, उसको देख लें क्या था। इनके जो हिडन मंशूर में था वो ये था कि जर्नलिज्म को, आज़ादी सहाफ़त को सल्ब करना, बिल्कुल इसका गला दबाना, इसको ख़त्म करना। और आज मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ख़तरा है आज़ादी सहाफ़त को। जैसे हमले किए, अभी ताज़ा हमला 24 की बंदिश है, और हम आज़ादी सहाफ़त पर एक बड़ा हमला समझते हैं जहाँ पे हज़ारों कारकुनों, ख़ानदानों का यहाँ पे देखें रोजगार इनसे मुंसलिक है। अंसारी साहब, पहली दफा तो नहीं हुआ ये। नहीं, मैं ये कब कोशिश नहीं की सब। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ। ये आपका साबका दौर आप देख लें ना, माशाल्लाह के ज़ियाउल हक का दौर देख लें, आप फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर देख लें। अयूब खान से काम शुरू हुआ, अयूब खान से काम शुरू हुआ, और ये आपको मैं बता दूँ ये अभी रुकेगा नहीं, ये चलेगा। लेकिन हमने हमेशा आज़ादी सहाफ़त के हक में आवाज़ बुलंद की। हम बिल्कुल गला दबाने नहीं देंगे आज़ादी सहाफ़त का। हमारे बड़ों ने कोड़े भी खाए, कैदो बंद की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, और हमें जेल भरो तरीक़ें भी हुई, और उसके किले भी काटे हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने।
लेकिन इस आज़ादी सहाफ़त पर को आँच नहीं दी। आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये चाहते हैं कि गला दबा देंगे जी। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे। और पूरे जिस तरह 24 की बंदिश के बाद आपने देखा पूरे पाकिस्तान की साफी तंजीमें एक साथ एक आवाज हो चुके हैं, एक आवाज हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हाँ कितने भी धड़े हों, लेकिन सारे धड़े 24 के साथ हैं। बिल्कुल इसलिए साथ हैं कि हम अगर साथ आज ना हुए तो कल को फिर हमारा भी बिल्कुल। और ये इस वक्त की मेरे ख्याल ज़रूरत भी है कि इस वक्त सब एक आवाज़ होकर सहाफ़त के लिए इकट्ठे हो जाएं। आपके इदारे के साथ शायद उस तरह से ना मुंसलिक हों, आपका ताल्लुक उतना ना हो, लेकिन फिर भी इस वक्त सच की बात है और सच का साथ किसी वक्त भी देना चाहिए। उसके लिए कोई आपकी एसोसिएशन हो या ना हो, इससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शकील बलोच साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। शकील साहब, जैसे कि आपने देखा 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है और एक बार फिर पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है सहाफ़त पर हमला, लेकिन एक बार फिर जमहूरी हुकूमत का नाम लेकर जमहूरियत में ऐसा करना और फिर इस्तेमाल करना एक इदारे को जो कि सिर्फ स्टूज का किरदार अदा कर रहा है, वैसे लग रहा है। क्या कहेंगे इस कदम पर और अब हम इकट्ठे होकर किस तरह से आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली बात यह है कि ये महज सिर्फ हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये सहाफ़त पर हमला है जी। और आइन का आर्टिकल 19A लोगों को इंफॉर्मेशन का हक देता है। आप लोगों के इंफॉर्मेशन हासिल करने के हक पे डाका डाल रहे हैं और पाकिस्तान में सहाफ़त पर हमला ये कुछ पहला बार नहीं हुआ। जितने भी डिक्टेटर आए या जमहूरियत की का चोला ओढ़कर डिक्टेटर्स की सोच के हामिल लोग आए हैं, उन्होंने हमेशा सहाफ़त का गला दबाने की कोशिश की है। लेकिन एक मैक्सिकन प्रोवर्ब है कि हम बीज हैं, तुम हमें दफन करोगे तो हम फिर से ज्यादा मिकदार में जन्म लेंगे। भाई, आप पाकिस्तान में जिस स्लोगन के साथ आप आए थे, आप तो उसकी बिल्कुल मुखालफत में जा रहे हैं। आप लोगों को बात करने का मौका नहीं दे रहे। आपने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को घेर के उन पे हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? आप किसी डिक्टेटर का, आपके जमहूरियत के फेस में से तो किसी डिक्टेटर का चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। तारीख के किसी भी मोड़ पर आपको कभी भी कोई अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेगा इस किस्म के इकदाम अगर आप करेंगे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंसारी साहब। जैसे अभी शकील साहब ने बोला, बिल्कुल सही कहा कि फिर आपकी जमहूरियत के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगता है। आपने तो बात ही ख़त्म कर दी कि आपको लगता ही नहीं है कि ये जमहूरी दायरे में आता है। सिर्फ ये कहिएगा कि ऑलरेडी मीडिया इंडस्ट्री जिस कदर मुआशी बहरान का शिकार है, हर अदारा है, लेकिन जब से ये हुकूमत आई मीडिया इंडस्ट्री स्पेसिफिकली ग्राफ और बहरान डाउनवर्ड्स गया। अब इसके बाद अगर एक ऐसा इदारा जिससे हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, आप उसको बंद करने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं, इसको साजिश ही कहेंगे जब आप एक गैर कानूनी गैर आइनी काम करेंगे। पैमरा के पास पूरा का पूरा ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह के डिसीजन ले ले। एक तरफा कार्रवाई करते हुए आपने ये डिसीजन ले लिया, जवाबदेह होंगे ये हमारे सामने, क्योंकि हम तो सच से पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए, यही आपका गुनाह है कि आपने अभी ये कहा कि हमने सच से पीछे नहीं हटना, और हमने वाकई नहीं हटना। ना हमने सच बोलने से हटना है, ना हमने सच दिखाने से हटना है। पैमरा, ये कई पैमरा आए और चले गए। देखें कि पैमरा ने जो ये बात की है ये कानून से हट के है। ये पैमरा के चेयरमैन की अथॉरिटी नहीं है जो 24 बोर्ड भी नहीं बैठा, ना बोर्ड ने डिसाइड किया, हालांकि काम ये बोर्ड का था। ये देखें, ये तो पैमरा अंडर कंट्रोल है। ये पैमरा चलती है टेलीफोनों पे, पीएम हाउस से। इस दफा विजिट हुआ था, फोकल पर्सन जो है ना फहद हारून, वो गए थे पैमरा, 2-3 घंटे बैठे ऑर्डर लेकर निकले। जैसे ही वो निकले तो ऑर्डर ये फहद हारून साहब जो है ना, ये वो हमारे फैसल वार्डा साहब हैं, ये उनका एक शाख है छोटी सी, ठीक है ना। ये आप आज मैं बता रहा हूँ, ये कुछ आदमी नहीं है, ये यही काम कर रहा है। कभी ये न्यू को बंद कराने चला जाता है, कभी ये 24 को बंद कराने चला जाता है। फैसल वार्डा अब जो दोहरी शरीयत का मसला बढ़ गया है, जायदादों का मसला भी बढ़ गया जी। जब इनकी शरीयत और इनकी ये डिसमिस होंगे नेशनल असम्बली से, तो आपको ये फहद नजर नहीं आएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, एडवांस बताने लगा कि ये लोग हैं जो लोग एक मॉनिटर कर रहे हैं। ये खाम खाई इनको एक लेकिन ना वो बदतमीजी, जमहूरी लोग नहीं ना, नहीं जमहूरी लोग इसलिए नहीं है कि ये डिक्टेटर से बदतर हैं, इसलिए कि वो डिक्टेटर जो थे वो तो बात सुन भी लेते थे। देखिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में हम आ गए थे जर्नलिज्म में। परवेज मुशर्रफ के दौर में जर्नलिज्म जितनी फ्लोरिश किया, मैं बिल्कुल ये कहूँगा। अब मुझे नहीं पता यूथ में क्या होता था या उसने क्या किया था ज़ियाउल हक ने, तब हम नहीं थे,
लेकिन जब ये परवेज़ मुशर्रफ आया जी। तो यकीन करें जर्नलिज्म बड़ी खुशहाल थी। उन्होंने आते साथ 2-4 महीने जब मार्शल लगा, मैंने खुद सुना शुरू के दिन, उसके बाद उन्होंने कहा देखें आप कुछ लिखें कुछ बोलें, मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा, और बिल्कुल किया उन्होंने। ठीक है, मतलब ये जमहूरी ये वाली जमहूरी हुकूमत है, ये डिक्टेटर से बदतर हुकूमत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब भी मौजूद हैं, इम्तियाज़ फारान साहब, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। आवाज में थोड़ा कोई शायद प्रॉब्लम हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, आप तक मेरी आवाज़ ठीक पहुंच रही है? सलाम। नहीं, आवाज में थोड़ा ब्रेक आ रहा है आपके। चलिए जी, हम आवाज़ बेहतर करते हैं, हम आपसे फिर दोबारा रब्ता करते हैं। शकील साहब, जैसे अभी अंसारी साहब ये बात कर रहे थे, जिसमें हम जिक्र कर रहे थे कि डिक्टेटरशिप और उसके अलावा ये जो आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है, आप ये कहिएगा कि कब तक ये होता रहेगा? मीडिया का किरदार तो हमेशा आवाम की आवाज़ है ना, हम तो आवाम के लिए बात करेंगे। अगर आवाम को महंगाई से सुकून नहीं आएगा, मईशत अगर बेहतर नहीं होगी और आवाम पिसती चली जाएगी, गरीब तबका मरता चला जाएगा, और अगर हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तो क्या इसकी हम सज़ा काटते रहेंगे हर दौर में, हर अदवार में, जब जब ऐसा सिनेरियो होगा और गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी? देखिए, मीडिया और हुकूमत की हमेशा से ये एक किस्म का लड़ाई जारी रहेगी और जारी रहनी चाहिए। मीडिया को अवाम की आवाज बनना चाहिए, मीडिया को वो बात करनी चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को उन हक़ाइक़ को सामने लेकर, लोगों के सामने लेकर आना चाहिए, जिससे पता चले कि ये हुकूमत क्या कर रही है। अब अगर मीडिया इस तरीके से अपने आप को, अगर हम हुकूमत के तर्जमान बन जाएगा मीडिया, तो अवाम की तर्जमानी कौन करेगा? मसला इसी बात पर है कि ये चाहते हैं कि अवाम की तर्जमानी करने वाला कोई ना हो। लोगों के साथ मुसलसल, जब से ये हुकूमत आई है, लोग मुसलसल मसाइल का शिकार हैं और उन मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। ये हुकूमत अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो देने की बजाय शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि ये हमें हमारी कारकर्दगी क्यों दिखा रहे हैं। ये मीडिया शीशा है, ये इसने अपनी कारकर्दगी दिखानी है। भाई, आप जितनी कार्रवाइयां करें आप करें, लेकिन हक सच बात कहने से मीडिया नहीं रुकेगा, ना ये रुकने वाला सिलसिला है। मीडिया और हुकूमत की उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हुकूमत अपने इक़दामात को बेहतर नहीं करती, लोगों को डिलीवर नहीं करती, अपना चेहरा खुद अच्छा और साफ सुथरा नहीं करती। मीडिया ने तो ये सारी चीजें दिखाते रहना है, और आपको तकलीफ इस बात पर है कि मीडिया आपको क्यों इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये आप अपने अमाल ठीक करें, आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, ना कि मीडिया की आवाज लोग खुद कहें। मीडिया खुद नहीं कह रहा ये सारी बातें, मीडिया लोगों की आवाज है, जो वो पहुंचा रहा है लोगों तक। बात तो सही है शकील साहब, लेकिन ये रियलाइजेशन होना बड़ी जरूरी है ना कि सच की आवाज़ क्या है, आवाम की आवाज़ क्या है, और अगर सच आपके अंदर सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जिससे आप आवाज़ दबाने की कोशिश करें। इम्तियाज़ फरहान साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, आवाज़ अब क्लियर हो गई है, तो ये बताइएगा कि किस तरह सिचुएशन देख रहे हैं आप? एक बार फिर हमला पाकिस्तान की तारीख रही है, चाहे वो अयूब खान का दौर हो, चाहे कोई भी मार्शल लॉ का दौर हो, जब भी बात सच करने की कोशिश की जाए तो फिर इस तरह से हरबे इस्तेमाल की जाते हैं मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए। इससे कुछ हासिल होगा इनको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना पहले हासिल हुआ था किसी को, ना इन्हें हासिल होगा। लेकिन अफसोस की बात मेरे भाई ये है कि पहले तो आमिर खुद अपने आप को आमिर डिक्लेयर करके ये हरकतें करता था, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सरकार मदीना के नाम से हो रहा है, मदीना की रियासत के नाम से हो रहा है। इस पर मेरा अब मीडिया के लोगों से तो है सवाल, मैं बार बार उलमा इकराम से सवाल करता हूँ कि क्या मदीने की रियासत ऐसी थी? अगर मदीने की रियासत में ये सब कुछ होता था तो फिर आप जो बातें करते हैं वो हमें गलत बताते थे। नहीं, तो इस मदीने की रियासत का जो दावा किया जाता है, ये तमाम उलमा इकराम की जिम्मेदारी है कि इसको डिफाइन करें कि मदीने की रियासत ऐसी थी या नहीं थी। नहीं तो हम समझते हैं कि ये मदीने की रियासत के हवाले से कोई ना कोई मौरिख ऐसी बातें लिखेगा कि हमें शर्मिंदगी होगी। मैं मदीने की इस रियासत को नहीं मानता, ना पहले मानता था ना अब मानता हूँ। मदीने की रियासत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और एक और बात है जो भी हमारे भाई एक बात कर रहे थे, अरशद जी आपके साथ हैं, कि जनाब हम आवाम को दिखाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं दिखा पा रहे, 20% भी नहीं हम दिखाते। जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनके 100 से जायद
गैर मुंतखब मुआविन खुसूसी और उन सबको मेरा चैलेंज है, अरशद अंसारी हम सब बैठे हुए चैलेंज है, ये सिर्फ अपनी अदाओं के साथ, अपने टैलेंट के साथ हमारे किसी भी नुमाइंदे से बात करके दिखा दें। ये तो ताकत के साथ बैठते हैं, जो मुंह में आता है ये बातें करते हैं, जो समझ में आता है बोलते हैं। ये अगर ये दलाइल के साथ बात करें तो मैं तो अपनी पूरी कम्युनिटी के भी आप पर चैलेंज कर रहा हूं इनको कि हमारे किसी भी नुमाइंदे से बात करके देख लें। इनकी जब जब एक और जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं वो देखें कि जब जब कोई सरकारी नुमाइंदा करप्शन की बात करे माजी के हवाले से, तो आप समझ लें कि मौजूदा हुकूमत कोई करप्शन करने जा रही है। बिल्कुल ठीक, पहले शायद करोड़ों रुपए की करप्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं इम्तियाज साहब, जवाब नहीं बन से जब भी करप्शन का सवाल करें या इनकी ऑडिट रिपोर्ट इनके सामने ले आए। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि ये चैलेंज जो है वो हम सब करते हैं कि ये जितने भी मुआमले खसूसी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि ये आकर किसी नुमाइंदे से बात करके तो देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताकर तो देखें। लफ्जों का घुमार करके आवाम को बेवकूफ़ बनाना ये समझते हैं आसान है, तो ऐसा होगा नहीं। ये 2020 है और सब फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूतों पर बात करते हैं। एनीवेज एक ब्रेक अभी लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे करें आज़ादी सावत पर एक बार फिर हमला किया गया, 24 न्यूज़ की नशियात को मुअत्तल किया गया, लाइसेंस को मुअत्तल किया गया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद अंसारी साहब और अभी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से अफजल भट्ट साहब ने, एक्स प्रेसिडेंट हैं PFUJ इस्लामाबाद से। मसला आ गया लाइन में और उनसे हम दोबारा रब्ता करेंगे। अंसारी साहब, हम भट्ट साहब को भी लेंगे, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं PFUJ के। अच्छा, अभी जब हम ये जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ तो सस्पेंड कर दिया हमारा लाइसेंस, जिसपे हम ऑब्वियसली लीगली तो उसको परसू करेंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ जो एक सोशल मीडिया की फोर्स है तहरीक इंसाफ की, वो कहीं पीछे लगा दी गई है। उनको सिर्फ एक मैसेज जाता है मेरे ख्याल से कि कैंपेन शुरू कर दो, फिर वो गालियां हो जाएं, वो बदतमीजी के तमाम जो कहते हैं ना हदें क्रॉस करते चले जाते हैं और हर चीज का टैग लगाते रहते हैं। फेक न्यूज है, आईना दिखाएं तो क्या फेक न्यूज है? हमारे पास तमाम सबूत मौजूद होते हैं तो क्या वो फेक न्यूज होती है? देखिए, आपने जब आईना दिखाना तो इनके पास एक इलेक्शन से पहले, 18 के इलेक्शन से पहले इन्होंने एक मीडिया सेल बनाया था बहुत बड़ा जी, और उसमें पहले वॉलंटियर्स लिए थे ना, उसके बाद वो जिसने सोशल मीडिया पर मकबूलियत के तमाम मीटर्स क्रॉस करा दिए थे। उन्होंने जो पेज से सारे उन्होंने जो हदें थी आपने जैसा कहा सब क्रॉस कर दी जी। अब जब वो वॉलंटियर थे अब वो पेड हैं। हाँ जी। अब उन्हें लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने एक मीटिंग में ये कहा कि आप छोड़े ना मीडिया को, आप सोशल मीडिया को उठाएं, अब इनको चैनल बनाएं, यूट्यूब को ऊपर करें। देखिए, ये गवर्नमेंट मीडिया वाली नहीं है, मैंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया पे मादर पितर आजादी है ना। लेकिन सर आप देखें, हम जैसे मैच्योर लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई मादर पितर आजादी है। जो मेरे मुंह में आ गया मैं बोल दिया मैंने। देखिए मेरी बात सुने, आप किसी को कुछ भी कह लें, इनके पास एक पूरा सेल मौजूद है, इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं। अब देखें ना, आप जब आप सोशल मीडिया को देखती होंगी तो आपको पता लगता होगा कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब वो साफ होता है, तो ये साफ क्लियर होता है, नजर आता है कि ये पेड चीज है और ये जो ट्रेंड चल रही है ये सब पेड है। अब ये जो है ना, ये मामला सोशल मीडिया पे सब देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, हम देखते हैं, लेकिन आप किसी को उस पर कोई बार ही नहीं है। अब किसी बार नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पर बार नहीं, और यहाँ पर जो है जहाँ पर मीडिया के हक में बात की जानी चाहिए वहाँ पर हम इंशाल्लाह करते हैं। ये शायद सोशल मीडिया शायद मौजूद ममालिक के लिए बना था, हमारे लिए तो बना ही नहीं था, हम तो उसका पता नहीं कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सही नहीं हुआ। इम्तियाज फरहान साहब, इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे उससे पहले वो ये कहते थे कि अगर मीडिया ना होता तो मैं भी शायद ना होता या हमारी हुकूमत ना होती। अब वो हुकूमत में है और वो चाहते हैं शायद मीडिया ना हो, ये क्या रवैया है? देखिए, मौला अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, तो ये बात हमें पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। और जब एक मेकअप के साथ कोई आर्टिस्ट सामने लाया जाएगा तो मेकअप जब उसका उतरने लगेगा तो सारी चीज़ें सामने होगी। फिर मौला अली ने यह भी फरमाया कि जब इंसान को इक़्तिदार, इख्तियार मिलता है या दौलत मिलती है तो वो बदलता नहीं है, वो बेनकाब होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। रियासत मदीना के नाम पर इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है जी।
गरीबों के नाम पर गरीबों का गला घोटा जा रहा है जी। और जब हम ये बात करते हैं तो जैसे अरशद कह रहे थे कि जनाब ये सोशल मीडिया हमारे पीछे लग जाता है, ये हमारी इज्जत से भी खेल रहे हैं, हमारे रिस्क से भी खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इसका आप। और ये सिलसिला जो है वो काफी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। इम्तियाज साहब, शकील साहब और अंसारी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद हेडलाइंस जानेंगे, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो कदगन लगाई गई है वो ख़त्म नहीं होती, हम ये बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब, एक्स प्रेसिडेंट है PFUJ इस्लामाबाद, उन्होंने ज्वाइन किया। अफजल भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज़ादी सहाफ़त पर एक बार फिर कदगन लगाया गया। हुकूमतें ये पहली बार ऐसे नहीं करती रही, हमेशा से ये देखा गया जब सच बोला गया, जब कोशिश की गई कि सच जो है आवाम तक पहुंचाया जाए, तो हुकूमत की तरफ से एक ही ये हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि कदगन लगा दो, कभी अखबार बंद कर दो, कभी एड्स बंद कर दो, कभी TV चैनल बंद कर दो। ये कब तक चलेगा ऐसे पाकिस्तान में? देखें, माजी के वाक़यात में और आज के वाक़े में थोड़ा सा मैं फ़र्क महसूस करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ या तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हुकूमत की और इस कैबिनेट की मत मारी गई है, और या इन्हें गलत ब्रीफ किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया में कोरोना वबा के बाद एक नए SOP सामने आए हैं कि वो इदारा जहां 5 लोगों का रोजगार भी व्यवस्था है, जहां 5 लोग भी काम करते हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतें अपने मुल्क के उस इदारे से ये कहती हैं कि आपने अपने वर्कर को फारग नहीं करना, आपके वर्कर की 3 माह की तनख्वाह हम देंगे, 6 माह की तनख्वाह हम देंगे जी। लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान को अगर आप देखें, इनको ये तौफीक तो नहीं हुई कि मीडिया हाउसेस के लिए कोई कोरोना स्पेशल पैकेज अनाउंस कर दें, जिस तरह के पूरी दुनिया में पैकेज अनाउंस किए जा रहे हैं। इन्होंने इस SOP का ख्याल भी नहीं किया जो पूरी दुनिया में किया जा रहा है कि हमारे इस इकदाम से अगर ये इदारा बंद हो गया तो हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतों ने बिजली के बिल माफ कर दिए कि आप 3 माह तक हम आपसे बिजली के बिल नहीं लेंगे, गैस के बिल नहीं लेंगे, पानी के बिल नहीं लेंगे, ताकि आपके वर्कर बेरोजगार ना हों, आप वर्कर को फारग ना करें, ये बोझ ना समझें। लेकिन ये एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान है, इसका बाबा आदम निराला है, इन्होंने 1 महीने का इंतजार भी नहीं किया। भाई आपको अगर चैनल 24 की पॉलिसी से इख्तलाफ है, अगर आपको इसके किसी एंकर का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो आप 1 महीना इंतजार कर लेते यार। अगर आपने बंद ही करना था तो कम से कम कोरोना को तो पहले बंद होने देते, ताकि लोग समझते बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैसला जस्टिफाई होगा आपका फैसला। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह रातों रात एक पॉलिसी को बहाना बनाकर चैनल 24 आवर का पहले तो लाइसेंस मुअत्तल किया गया, फिर डंडे के जोर पर पूरे पाकिस्तान में इसकी नशरियात मुअत्तल कर दी गई, जिसके खिलाफ हम बरसने पुकार हैं। सिर्फ यही नहीं किया इन्होंने, पूरी दुनिया में एक और SOP भी है कि जो लोग सजा याफ्ता मुजरम थे उन हुकूमतों ने उन्हें भी इंसानी हकूक की इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा कर दिया। बिल्कुल सही। एक हुकूमत पाकिस्तान है, इन्होंने एक 70 साल मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया जिस पर कोई FIR भी नहीं है। तो इसलिए हुकूमत के माइंड सेट से लगता है कि वो ये समझते हैं कि कोरोना एक उनके लिए बड़ा सूटेबल माहौल है कि जब अगर वो मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे तो PFUJ तहरीक नहीं चला सकेगी, पाकिस्तान का मीडिया वर्कर रेजिस्ट नहीं कर सकेगा,
तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि कोरोना वबा के दिनों में ही जितने चैनल बंद करने हैं उनको बंद कर लेकिन ऐसा होगा नहीं। और अफजल भट्ट साहब, आपका और तमाम सहाफ़ी बरादरी का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हैं और आवाज में अपनी आवाज शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी सहाफ़ी किसी एक पर्टिकुलर चैनल की सलब नहीं हो रही, ये पूरी सहाफ़ती बरादरी की आवाज सलब की जा रही है। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। जैसे अभी बात कर रहे थे हम अफजल भट्ट साहब कि कोरोना पैकेज दुनिया भर में अनाउंस किया गया, दुनिया भर में सब्सिडीज दी जा रही हैं। यहाँ तो इस हुकूमत ने करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, यहाँ तो इस हुकूमत ने पता नहीं कितने लाख घरों का वादा किया था कि गरीब आवाम की सुनवाई होगी, और जब वो पूरा नहीं होता हम दिखाते हैं तो हुकूमत हमारी ही नौकरियों के पीछे पड़ गई, हमारे ही रोजगार के पीछे पड़ गई। कब होता है ऐसा जब जमहूरी हुकूमतें ये सूरत हाल पैदा कर देती हैं कि लोगों को रोजगार मिलने के बजाय उनसे रोजगार छीनने की जो सिचुएशन है वो ज्यादा बनती जाए। देखें, कल रात को इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जी, जिसमें दुनिया भर के अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान के सहाफियों ने शिरकत की। अफजल भट्ट साहब लीड कर रहे थे, अरशद अंसारी भी थे, हम सब उसमें शामिल थे। वहां से जो फीडबैक आया है, शायद हुकूमत को तसव्वुर नहीं है कि वो क्या सूरत हाल बनेगी आगे जाके। और दूसरा ये है कि पूरी दुनिया कोविड-19 को फेस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का मीडिया कोविड-19 के साथ साथ कोविड-18 को भी फेस कर रहा है। और कोविड-19 से ज्यादा पाकिस्तान के लिए कोविड-18 खतरनाक बन गया है कि जिसने मईशत पे भी हमला किया है, जिसने सकाफत पे भी हमला किया है, जिसने अवाम की इज्जत पे भी हमला किया है, और डिफेंस पे भी, दिफा पे भी हमला किया है उसने, ये कोविड-18 ने। और मीडिया देखें, मीडिया फेस होता है, ये चाहे 24, मिसाल के तौर पे 24 के हवाले से एक बात ये कर रहे हैं कि लाइसेंस कुछ था और काम कुछ किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है, क्या बनी गाला में इरेगुलरिटीज नहीं हुई थी साकिब निसार साहब के दौर में, चीफ जस्टिस साहब के दौर में, जब इस्लामाबाद सीडीए ने बात पेश की तो उसको रेगुलाइज किया या नहीं किया? और मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद में होने वाली इरेगुलरिटीज को रेगुलाइज करने के लिए कमेटी बनाई नहीं बनाई? तो आप इजाजत भी मिली। और दूसरी बात यह है कि इजाजत मिली, फैसिलिटेट कर रहे हैं आप, और पता नहीं बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या 24 खुदा ना खास्ता कोई क्या काम कर रहा है? लोगों को आगाही दे रहा है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में डिफेंस कर रहा है। ऐसे करना नाइंसाफी है, और इंशाल्लाह ताला तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त, चाहे मीडिया हो चाहे वहाँ पब्लिक है, वो देख रही है और सच का साथ देगी ज़रूर। इसीलिए इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, तो वहीं पर इस्लामाबाद का रुख करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि ज़ीशान भट्टी हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है कि 24 न्यूज़ की नशियात को क्यों इस तरह से बंद किया गया, मुअत्तल किया गया, और इस एहतजाज के खिलाफ इस पर भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। जी ज़ीशान, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप, लोगों क्या कहना है वहाँ पर जो मौजूद है आपके साथ? जी बिल्कुल, देखिए आज चूँकि चौथा दिन है गैर कानूनी पैमरा का जो इक़दाम था उसके इस्लामाबाद ब्यूरो में भी सख्त तशवीश पाई जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पे भी नारेबाजी की जा रही है, यहाँ पे जो आवाम तक एक एक हक़ाइक़ पहुँचा रहे हैं, जो हुकूमत की नाअहलियाँ हैं, जहाँ पे कोताहियाँ हैं, उसकी सज़ा दी जा रही है, क्योंकि मीडिया का जो मकसद है वो यही है कि सोशल इशूज़ को हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से कोताहियाँ हैं जिस पर अमल दरामद नहीं कर रही उनको हाईलाइट करना है, तो इसी चीज़ की सज़ा दी गई है। और जो ऐवान के इक़्तिदारों में, इक़्तिदार के ऐवानों में अफराद बैठे हैं वो इस चीज़ को माइंड करके बैठ गए कि ऐसा क्यों किया गया, और ना सिर्फ यहाँ पे जो सहाफ़ी बरादरी है उसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, बल्कि बड़ी सतह पर भी एहतजाज देखने में नजर आ रहा है। आज चुके दिन को 1 बजे पैमरा हेड ऑफिस के बाहर भी जो सहाफ़ती तंजीमें उनकी जानिब से एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं उनकी जानिब से भी रद्द अमल आ रहा है, और हमसे वो अप्रोच कर रहे हैं, कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि क्यों बंद किया गया चैनल को, सख्त रद्द अमल आया है। इसके अलावा जो सियासी लीडर हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, और उनकी जानिब से भी जो है इसकी मजम्मत की गई है कि ऐसा हुकूमत की जानिब से किया जाना जो काबिल मजम्मत है। इस वक्त जो एहतजाज यहाँ पे लोग कर रहे हैं वो एक एक मिनट की आवाम को खबर पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। हमारा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, कैमरामैन स्टाफ मौजूद है, इसके अलावा हमारी प्रोडक्शन टीम भी यहाँ पे मौजूद है। एक एक काम उस पर काम करके, उसकी तहकीकात करके आवाम तक वो सच पहुँचाया जाता है। तो यही बात शायद ऐवान में जो बैठे हुए इक़्तिदार के ऐवानों में उनको ये चीज़ जो है वो उनसे हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से इंतकामी कार्रवाई की गई है। और
और आज न सिर्फ इस्लामाबाद में ब्यूरो ऑफिस के बाहर बल्कि पेमरा हेड ऑफिस के बाहर भी 1 बजे एहतजाज किया जाना है और शदीद रद्द-ए-अमल बिल्कुल सही एहतजाज किया जाना है, जो कि हमारा जमहूरी हक भी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल। और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। अंसारी साहब आपकी तरफ हम आएंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या देंगे आप? ये पूरा जो सिनेरियो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर हो भी जाएगा, क्योंकि जो सच पर होते हैं उन्हें पता होता है कि सिचुएशन बेहतर भी हो जाएगी और आवाज़ हमेशा उन्हीं के हक में आएगी। देखें, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। जिन लोगों ने जिस गैर कानूनी काम किया है 24 की नशियात बनकर, इनसे तो गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है, ना पैमरा से। हाँ, हमें उम्मीद है इंसाफ की अदालत से, और ज़ाहिर है हमने तो जाना है। लेकिन मैं यहाँ ये कंक्लूडिंग ये करूँगा कि सारे लीडरान, या इम्तियाज़ फरहान साहब हैं, बलोच साहब हैं, अफजल भट्ट साहब हैं, आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की साफ़ी बरदरी सरापा एहतजाज है 24 की नशियात की बंदिश पर। बिल्कुल। इसके तमाम पूरी साफ़ी बरदरी मीर शकील रहमान साहब की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज। बिल्कुल। दूसरे चैनल्स पे मैं ये कहने लगा हूँ कि आइंदा इनके रडार पे और चैनल्स और अखबार बिल्कुल और भी आ सकते हैं। ये हैं, नहीं हैं, ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी हैं। मैं और ये यूनिटी जो है ये बहुत मैटर करती है। अब हमें तमाम PFUJs को, तमाम APNS, PBA, CPNE, प्रेस क्लब्स, यूनियंस, इन तमाम को इकट्ठा होना है। बिल्कुल। और हमें अपने रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। बिल्कुल। हमें आज़ादी सहाफ़त पर भी आँच नहीं आने देनी। लिहाजा मैं आज ये कहूँगा कि हमें तमाम को इकट्ठे होकर, यकजा होकर, और हम गलत बात नहीं कर रहे ना, हम कोई डिमांड है, हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि अगर आज़ादी सहाफ़त की तरफ आप आएंगे तो फिर आप भी रोल बैक हो जाएंगे। फिर साहब का द्वार में इसी तरह साथ में जो कानून कहता है उस तरह आप चलें तो कोई मामला ख़राब नहीं है। ये आप रात के अंधेरे में पर्दे के पीछे छुपकर कानून पे वो लोग चलेंगे जो कानून के साथ आएंगे सीधे। बिल्कुल ठीक है। सीधी गली से तो आई नहीं ना। बिल्कुल ठीक। तो फिर इनके लिए कानून क्या है? अंसारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अफजल भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ फरहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया कि आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं। सहाफ़ती बरादरी में आपका वो नाम है कि जिसमें कभी भी झूठ के ऊपर कोई बात नहीं होगी और सच के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। और जैसे कहा अंसारी साहब ने इनमें कि तमाम जो इदारे हैं, तमाम चैनल, तमाम अखबार और तमाम इदारे जो रिप्रेजेंट करते हैं सहाफ़त को, वो अगर इकट्ठे होकर बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि आइंदा से ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत भी नहीं करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे 24 न्यूज़ के लिए हो, चाहे वो किसी और भी इदारे के लिए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार खुशामदीद कहेंगे। वो वजह, वो असल रीज़न जिसकी वजह से 24 की आज़ादी सहाफ़त पर तालाबंदी की गई, वो ये है कि हम सच दिखाते हैं। और सच से मेरी मुराद, जो अक्सर लोग टैग लगा देते हैं कि जो दिल में आता है कह देते हैं, जो मर्जी खबरें चला देते हैं, तो ऐसा नहीं होता जी। इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान का चल रहा है वही दिखाया जाता है। गरीब लोगों की हक तलफी किस तरह से की जा रही है, गरीब लोग किस तरह से मर रहे हैं इस महंगाई की चक्की में, वो दिखाया जाता है। और महंगाई की ही अगर बात करें बुज़ुर्ग, तो एक साल के दौरान सिर्फ अशियाए खुरनोश, घी, आटा, चावल, दालें, जो एक गरीब आदमी की ज़रूरत है, उनकी महंगाई में किस कदर इजाफा हुआ, इस पर कोई बात नहीं करता। ना नौकरियां मिल सकी, ना घर मिल सके, और उल्टा नौकरियां चली गई। ये है 2 साल कारकर्दगी जिसकी बात हमेशा हमने की और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा जिसके वादे किए गए थे। और वो वादे इन्हीं हुक्मरानों ने किए थे, किसी और ने नहीं किए। इसलिए जब वादे पूरे करने का वक्त आया तो फिर अगर हम बोलते हैं, बताते हैं कि ये नहीं हो सका, तो फिर सज़ा दी जाती है। और सिचुएशन इस वक्त क्या है आपके सामने है कि महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है। मुल्तान से हमारे साथ हैं अली रियाज और कराची से हबीब खान हैं, उनसे हम बात करेंगे इस वक्त सिचुएशन क्या है बाज़ारों में और लोगों के वहाँ पर क्या तासुरात हैं। हबीब खान बताएगा, इस वक्त आप कराची पे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है कराची, वहाँ पर लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ना बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है, ना सिचुएशन बेहतर है। बजट के हवाले से भी बात की जाती है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, गरीब किस कदर पिस चुका है कराची में? बिल्कुल, बजट की जो सूरत हाल रही है बुज़र, उसके बाद से और फिर बिलखुसूस अगर बात करें तो जून के महीने में जो 25 तारीख को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया एकदम 25 रुपये, उसके बाद कराची में जो महंगाई का जोर है उसने दोबारा जो है वो गिरफ्त अपनी मजबूत कर ली है। अगर बात की जाए अशिया ज़रूरिया के हवाले से, तो अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं, बिलखुसूस सब्जियों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, हमने देखा कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। अगले ही दिन से जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में 20 से 25 रुपये तक का इजाफा हमने देखा कि
देखने में आया। इस वक्त अगर बात करें तो आज टमाटर जो कि अभी गुज़िश्ता माह के हवाले से ही अगर देखें तो गुज़िश्ता माह के दरमियान में टमाटर जो है वो कराची में 20 से 30-25 रुपए तक किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। टमाटर इस वक्त 80 से 100 रुपये फ़ी किलो पे जो है दोबारा कराची में बेचा जा रहा है। फिर इसी तरह दूसरी सब्जियों की तरफ जाते हैं, आलू की तरफ जाते हैं तो उसकी कीमत में भी हमने देखा कि 20 रुपये तक का इजाफा गुज़िश्ता एक माह के दौरान जो है वो अभी हमने देखा कि हुआ है। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो इन सब चीज़ों का सिर्फ़ और सिर्फ जो आम तबका है, जो एक मजदूर तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, उसके ऊपर पड़ता है। महंगाई का जो बर्डन है वो इन सब जो आम शहरी है, कराची के हों या फिर पाकिस्तान में कहीं से भी वाकिफ़ हो, कराची की अगर बिलखुसूस हम बात करते हैं कि बड़ा शहर है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, शहरियों की आमदन जो है वो उसका एक बड़ा मुख्तलिफ यहाँ पे कैटेगरीज़ के आमदन वाले लोग रहते हैं, बड़ी कम आमदनी वाले भी हैं, ज़्यादा आमदनी वाले भी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उनकी जानिब से कई जगहों पे तो प्राइवेटली ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिया है। इसी तरह से अगर बात करें दूध की कीमतों के हवाले से, दूध की कीमत पहले ही शहर में 110 रुपये फ़ी लीटर है और वो शहरी उस पर ही जो है वो सरापा एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन अब जो डेयरी फार्मर्स हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद, बजट आने के बाद, उन्होंने भी एक नया मुतालबा कर डाला है कि दूध की कीमतें उसमें इजाफा करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो शहरियों पे जो है वो हर चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। शहरी हर हाल में जो है वो इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं कि जो महंगाई है वो शहरियों के ऊपर बोझ बन के बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हबीब। कराची के बाद हम जरा रुख कर लेते हैं मुल्तान का भी, हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान से हमें अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जो एक सब्जी मंडी में मौजूद हैं। अली बताइएगा, शेयर खुर्रनोश की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन सब्जियां और फल भी ये गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। क्या कीमतें देख रहे हैं आप? क्या कोई सरकारी निर्खनामा जारी है वहां पर जिस पर अमल दरामद यकीनन नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल, मदीनतुल औलिया शहर मुल्तान में भी जो सूरत हाल है वो कदर बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है जैसे कि दीगर शहरों में तमाम तर अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जी और फलों की कीमतें वो आसमान से बात कर रही हैं। शहर मुल्तान में जो सिचुएशन है कुछ इसी तरह से ही है। मुल्तान में खुसूसन जो हालात है वो इस कदर जो है ख़तरनाक है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं वहाँ पर उनकी अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की भी अलग अलग कीमतें मुतय्यन होती हैं। जैसे कि अगर सब्जी मंडी की बात की है तो वहाँ पर कीमत अलग है, उसके अलावा जो इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है उसकी कीमत अलग होती है, जबकि जो मार्केटों में आम बाजार में सब्जी और फलों की कीमतें होती हैं उसमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क होता है। जैसे अगर बात की जाए मिसाल के तौर पर आज की हम सब्जियों की बात कर लेते हैं, टमाटर की, लहसुन और अदरक की, तो जो हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट दी जाती है उसमें लहसुन और अदरक की कीमत जो है 300 साढ़े 300 है, जबकि जो मार्केट में है अदरक 400 रुपये किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त। लहसुन भी इसी तरह अगर रेट लिस्ट में 300 रुपये है तो मुल्तान शहर की जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं उन तमाम तर मार्केटों में उनका अपना अलग अलग से रेट है जिसकी वजह से आवाम को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं जिसमें सबसे पहले जो आम तमाम तर हांडी में इस्तेमाल जैसे कि आलू, प्याज और आलू का जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि देखते देखते मुल्तान शहर में जो जनूबी पंजाब का खिता चूँकि काफ़ी ज़रख़ेज़ है लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर प्याज और आलू कीमतों में खातिर का पिछले चंद रोज़ के माबैन 30 से 40 रुपये का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा इस तरह से है कि मुल्तान में 3 किस्म के रेट पाए जाते हैं, एक वो जो मंडी में है, एक वो जो अली अभी आप मंडी में ही मौजूद हैं तो जरा घूमकर दुकानदार से पूछिएगा कि ये आलू कितने दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पंजाब की कीमत एप्लीकेशन भी खुली हुई है जिसमें मैंने मुल्तान और मुल्तान शहर का जिला जो है वो ऐड किया है। तो इसका मतलब ये तो हो गया सरकारी निर्खनामा जो कीमत ऐप में दिया गया है। आप जरा पीछे जाके दुकानदार से पूछिए आलू और प्याज कितने के दे रहे हैं ये। ये भी जरूर यहाँ पर पूछे जो दुकानदार मौजूद है उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस हिसाब से जो आलू और दीगर सब्जियां हम फरोख्त कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा भाईजान क्या तमाम, अच्छा पहले ये बताइएगा ये मामला देखने में आता है कि रेट लिस्ट की कीमत अलग होती है और ये आम बाजारों में कीमतें अलग, क्या है वजह क्या है इस बात की? आलू के हिसाब से बेच रहे हैं आज? आलू 60 रुपये किलो बेच रहे हैं सर। रेट लिस्ट में तो आज कम किया गया, तो इस आलू 60 वो नए आलू का रेट है 80 रुपये किलो का, इसका 60 रुपये किलो का, नए पुराने फ़र्क होता है जी। अच्छा, तमाम तो सब्जियों में ये फ़र्क देखने को मिलता है, जो रेट लिस्ट में सब्जी की कीमत होती है उससे ज़ायद कीमत में मिलती है, इसकी क्या वजह है? मंडी में रेट ऊपर नीचे होता रहता है, मंडी का रेट और है, दुकान पर चुना रेट हो गया, वहाँ पे मन के हिसाब से और 20 किलो के हिसाब से, यहाँ किलो पाई के हिसाब से तुलता है। शापर साथ दो, धनिया मिर्च साथ दो, पुदीना दो और शापर साथ दो, ये वजह इसकी। अच्छा ये बताएंगा प्याज, ये जो आम सब्जियां हैं, प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, अदरक, जो कि तमाम तर जो हांडी है उसमें इस्तेमाल होती है, इनकी कीमतों के ऊपर क्यों लगते जा रहे हैं और क्या रेट है आज का?
ये बाकायदी से पीछे माल शार्ट हो गया। टमाटर पहले था 60 रुपये किलो, अब टमाटर हो गया 160 रुपये किलो। प्याज पहले थी 40 रुपये, वो 20 रुपये किलो प्याज, 30 रुपये किलो। इस टाइम प्याज का रेट है 60 रुपये किलो जा रहा है प्याज का रेट। ये आगे आगे मिर्ची हैं वो महंगी हो गई हैं। तोरी है 60 रुपये किलो थी, वो तोरी हो गई है 100 रुपये किलो। आज तक माल ये पीछे शार्ट हो रहा है, गर्मी की वजह से माल कम आ रहा है, आगे सेटिंग ज़्यादा हो रही है। बेसिकली 3-4 जो आप चीजें देख रहे बताई हैं वो हमारे नाज़रीन, साफ जाहिर हो रहा है कि जो रेट्स हैं उससे ज़्यादा है, 20 से 30 रुपए का फ़र्क है। जो 20 से कीमत 30 ऐप पर भी है, इससे भी ज्यादा कीमत exactly। ऐप पर आप देखिए मुल्तान का रेट, मुल्तान शहर का रेट प्याज का 27 रुपए फी किलो है और ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। और आप देखें कि इस वक्त आपको मंडी में 60 रुपए किलो तक प्याज मिल रहा है, ये दुकानदार ने बताया है। टमाटर की कीमत ऐप में कीमत जो है अबूजर 98 रुपए किलो है और आपको मार्केट से 160 रुपए में मिल रहा है। ये है हुकूमती कारकर्दगी कि गरीब आदमी के लिए जो फैंटेसी पेपर सरकारी निर्खनामा जारी किया जाता है आपकी इस कीमत एप्लीकेशन में है, आप उस पर ही अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं। बेसिकली गवर्नेंस का ये इशू है और जो रेट्स आपने गवर्नमेंट के दिए उस पर क्यों नहीं अमल दरामद होता, यही एक सवाल है जो कि सब पूछते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो आम आवाम हो, कि जो रेट्स दिए जाते हैं आखिर वो मार्केट में आम लोगों को वो क्यों नहीं मिलते। ये तमाम सूरत हाल है और ऑब्वियसली ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि क्यों आखिर ऐसा होता है। और रिसेंटली 3 से 4 दिनों में ये देखा गया है कि चाहे लाहौर की मार्केट हो, मुल्तान की, फैसलाबाद की, कराची की, बहुत ज़्यादा रेट्स में इंक्रीज देखने में आया है। सब्जियों की रेट्स खास ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के रेट है ही नहीं और कीमतें कंट्रोल करने में, गिरा फरोशी कंट्रोल करने में बुरी तरह गवर्नमेंट नाकाम हो रही है। तो फिर क्या फ़ायदा इतने ज़्यादा फंड्स, लाखों रुपए के फंड्स, अरबों रुपए के फंड्स आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर जब लगाएं और रिजल्ट जो है वो आपका जीरो जाए। बहरहाल मजीद बात भी करेंगे इस पर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सिर्फ आम सहाफ़ी जो कि जुड़ा हुआ है इस इदारे के साथ, सिर्फ वही परेशान नहीं है। हम पहले भी बात कर रहे हैं कि तमाम सहाफ़ी बरादरी परेशान है कि ये हो क्या रहा है आखिरकार। इसके साथ साथ जो सियासी कायदीन हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या फिर किसी और पार्टी के हों, उनको भी बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि, और ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। इसलिए तमाम कल हमने देखा कि अपोजिशन लीडर जितने भी हैं, जितनी पार्टीज़ के हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ बोलते भी रहे, साथ उन्होंने सहाफ़त के ऊपर जो कतगन लगाया गया इस पर भी बात की। बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर साद रफीक कल बोले कि सहाफ़ती बरादरी के साथ खड़े हैं और किसी तरह भी आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगने नहीं देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत को सच का सामना करने की जरूरत नहीं है और 24 चैनल का कसूर ये है कि आप सच दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं और सच सुनवाने की कोशिश करते हैं और आईना दिखाते हैं हुकूमतों को। और ये जो सज़ा दी गई है लाइसेंस की मुअत्तली करके, ये बुनियादी तौर पे ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला भी है और ये 24 चैनल से और उस ग्रुप से वाबस्ता बहुत सारे सहाफ़ियों को बेरोज़गार करने की भी एक मज़मून कोशिश है, जिसकी हम बतौर जमात और मैं इनफरादी तौर पर भी बहुत शदीद मज़म्मत करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है चैनल 24 के मालिक मोहसिन नकवी साहब का, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर बरसों से जानता हूँ। वो हुसैनी रवायत के अमीन है और वो आमरीयतों के सामने झुकने वाला शख्स नहीं है। वो दुबला पतला नौजवान जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी हुई है, ईमान की ताकत है उनके पास। तो जो मीर शकील रहमान का जुर्म है वही मोहसिन नकवी का जुर्म है। आप लोग इस मुल्क में जमहूरियत की सरबलंदी की बात करते हैं, आप लोग इस मुल्क में ये जो कौमी ख़जाने को ज़ाया किया जाता है इसको रोकने की बात करते हैं। मौजूदा हुक्मरान जो हैं चूँकि ये अपने सिवा सबको चोर समझते हैं, डाकू समझते हैं, या ये समझते हैं कि हर हुकूमत ने तो कौमी ख़जाना बर्बाद किया और ये उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हालात इसके बरक्स हैं। और इन्होंने अकरबा परवरी की बदतरीन मिसालें कायम की हैं। इन्होंने पाकिस्तान के कौमी अदारों का सत्यानाश कर दिया है और आज पूरी कौम जो है वो तबाहाली के आलम में आ गई है। कोरोना से पहले ही हालात मुल्क के ख़राब हो गए थे। तो 24 चैनल जो है वो इनके सियासी इंतकाम का नया निशाना है। इससे पहले जियो के साथ भी ये हो चुका है। अपोजिशन को भी रगड़ा रोज़ लगाया जा रहा है और उनकी जो इंतकाम की आग है वो बुझ नहीं रही। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना हुकूमतें चलती हैं और ना ये जो टूटी फूटी जमहूरियत मिली हुई है ये भी नहीं चल पाएगी इस तरीके के साथ। इसलिए मैं डिमांड करता हूँ कि 24 चैनल का लाइसेंस जो है उसको फ़ौरन बहाल किया जाए, मीर शकील रहमान साहब को रिहा किया जाए,
हुकूमत तनकीद का सामना हौसले के साथ करे और अगर खामियों की आज़ाद मीडिया निशानदही करता है तो उसको रिस्पॉन्ड करे, ना कि उनका गला दबाने की कोशिश। शाहिद रफीक साहब ने क्या कहा आपने देखा और सुना, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से मामलात नहीं चलते जमहूरियत में भी। इसी तरह कादिर पटेल साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी बात की और उन्होंने भी कहा कि 24 न्यूज़ की आवाज़ दबाना जमहूरियत नहीं आ गया फहरिस्त में। लेकिन जिस तरह मीडिया पे कदगन इस दौर में लगी है, मैं लड़कपन से ज़ियाउल हक के मार्शल का भी मुकाबला किया है। ये इतना ये हुकूमत जो है वो सुनने की, बर्दाश्त करने की ज़रा भी सकत और हैसियत नहीं रखती। 24 सच्ची खबरें दे रहा था, जो इनकी तारीफ़ें के पुल ना बांधे, सच्ची खबरें दे, तनकीद करे, वो बंद होगा भाई। पहले नैब ने मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया इसलिए कि जियो से वो नाखुश थे। अब उन्होंने पैमरा को इस्तेमाल किया और चैनल 24 के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उससे पहले नियो के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। तो जिस जिस चैनल से, जिस जिस सहाफ़ी से हुकूमत नाखुश होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई अपना अलायकार जो है, जो उनके इदारे हैं, उनको ये इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने क्या कहा आपने मुलाहिज़ा किया। इसी के साथ साथ JUIF के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज़ादी सहाफ़त पर आवाज़ उठने को जमहूरियत के मुनाफी करार दे दिया। सहाफ़त ये मिलकर चलते हैं और सहाफ़त वहाँ फ़रोग़ पाती है जहाँ सियासत है। जहाँ दुनिया में सियासत नहीं है, बादशाहत है या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ सहाफ़त फ़रोग़ नहीं पाती। जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो हमारा आम ताजा तबका है। यकीनन हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और उनके मुतालबात के हक़ में हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते आए हैं और अब इंशाअल्लाह हमारी आवाज़। जैसे फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पहली बार हुआ नहीं है और ये आइंदा भी होता रहेगा, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए सबको एक साथ मिलकर। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने भी बात की 24 न्यूज़ के हक़ पर और उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत जो कर रही है इस तरह से चलेगा नहीं। मौजूदा हुकूमत की सहाफ़त दुश्मनी की जो पॉलिसी है, जो पिछले 2 साल से वो उन्होंने जारी और सारी रखी हुई है, उसमें चैनल 24 पे पहले भी हमले हो चुके हैं और जो लेटेस्ट हमला उन पे हुआ है जिससे ये चैनल बंदिश की तरफ जा रहा है और तकरीबन 1000 के करीब लोग बेरोज़गार होंगे। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी शर्मनाक बात है जिसकी इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको असम्बली में भी उठाएगी और सहाफ़त की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला अपना किरदार हम असम्बली में ज़रूर अदा करेंगे। ये माजी में जिस तरह सहाफ़त के ये बहुत बड़े आज़ादी के अलमबरदार थे PTI और मौजूदा हुकूमत जो है, अब इनका असल चेहरा सामने आ चुका है। इनमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की ज़रा सा भी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो ये ज़्यादा देर ये सिलसिला चलेगा नहीं। जब आप आवाज़ें दबाएंगे तो फिर कोई ना कोई रास्ता जो है निकलता है और ये माजी हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की उस बात की गवाही देती है। इसी के साथ चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद ने भी फ़ौरन हुकूमत से मुतालबा किया है कि 24 न्यूज़ की नशरियात को बहाल किया जाए। 24 न्यूज़ को जो बंद किया गया है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक हमला है। जो हुकूमत होती है उसको तो लोगों की तमाम जो जिम्मेदारी है उठानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हर चीज़ के ख़िलाफ़ है। ये जो इक़दाम है इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, PTI की जो गवर्नमेंट है, और इसकी मज़म्मत करता हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि 24 न्यूज़ को फ़ौरन बहाल किया जाए ताकि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी रोज़ी रोटी जो है वो इसी तरह चलती रहे। और ख़ास तौर पे आजकल जो इतने बुरे हालात हैं उसमें उनके ख़ानदानों के लिए, उनके बच्चों के लिए कोई मसला क्रिएट ना हो। और जिस तरह जवाद अहमद साहब ने कहा है वो भी बात बिल्कुल ठीक है कि मुतालबा उनका बरहक है। इसी तरह राना तनवीर साहब जो हैं उन्होंने भी 24 न्यूज़ के हक़ में बात की। उन्होंने भी कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो सहाफ़त के लिए इस वक्त आवाज़ उठाएगा बेसिकली वो सच की आवाज़ जो है वो उसके साथ खड़ा है और जो झूठ है, जो गलत बयानियाँ की जाती हैं हुकूमत की तरफ से, उस पर तनकीद करना हमारा ये इस वक्त जुर्म ठहरा। 24 चैनल जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने और उसको सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो हक और सच की बात करता था। और जिस तरह आपको पता है कि किस तरह मीडिया को ये गवर्नमेंट दबा रही है और किस तरह मीडिया में जो सच बोलते हैं उनका गला दबाया जा रहा है, तो ये इसकी एक नई मिसाल आ गई है कि 24 का गवर्नमेंट ने
लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 साल से कोशिश में है कि किस तरह मीडिया का गला दबाया जाए, किस तरह उनको जो ख्यालात एक हक सच पे आए या वो सही खबरें देते हैं उसको किस तरह रोका जाए। और 24 को सबसे पहले इन्होंने विक्टिम किया, पहले भी हर दूसरे करते रहे हैं लेकिन कैंसिल किसी का कभी नहीं हुआ। बहुत तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं लेकिन 24 का तो इस हद तक चले गया है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिए। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसके लाइसेंस की बहाली का मुतालबा करते हैं। तो ये एहतजाज भी हम करते रहेंगे, आवाज़ भी हम बुलंद करते रहेंगे और किसी तौर भी सहाफ़त का गला घोटने नहीं देंगे। इसी के साथ साथ आज के दिन की मुनासिबत से एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल पाकिस्तान के हीरो MM आलम की आज 85वीं सालगिरह है। मोहम्मद महमूद आलम जो कि मशहूर हैं पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, और वो ये थी कि 1965 की जंग में उन्होंने दुश्मन तैयारे जो कि भारत की तरफ से जब उनका हमारे पर हमला किया गया तो उन्होंने भरपूर दिफा करते हुए सिर्फ 30 सेकंड में 4, 1 मिनट से कम वक्त में 5 और जो टोटल तादाद जो थी तैयारों की जो उन्होंने गिराए थे वो 9 थे, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। और कम से कम वक्त में 4 तैयारे गिराने का भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जो कि आज तक जो है वो कायम है, कोई भी नहीं तोड़ सका। और इसी वजह से उनको 2 बार सितारा जुर्रत जो है उससे नवाजा गया। जी बिल्कुल। MM आलम 18 मार्च 2013 को कराची में तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए थे, लेकिन आज उनकी सालगिरह है और इस मौका पर तमाम पाकिस्तानी कौम उनके लिए दुआगो है कि अल्लाह ताला उनकी जन्नत में आला मकाम दे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की बका के लिए जिस कदर बहादुरी और शुजाअत का उन्होंने मुजाहरा किया कि आज तक वो आलमी रिकॉर्ड जो उन्होंने कायम किया 1 मिनट से कम टाइम पर 5 तैयारे गिराए, कोई उस रिकॉर्ड को आज तक तोड़ नहीं सका। बिल्कुल। और जैसे कि जुर्रत का मुजाहरा किया गया है, आज भी ऐसा होता है कि अक्सर जब भारत के साथ हम कभी बात करें ना सोशल मीडिया पर या मीडिया के ऊपर बात कर रहे हो तो उनके पास तमाम बातों के लिए झूठ सच बोलते हुए जवाब होते हैं क्योंकि वो भी आगे से काउंटर करते हैं, लेकिन महमूद आलम जो हैं उनका जवाब आज तक वो नहीं निकाल सके कि जो जिस तरह से उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया था 1965 की जंग में, जो रिकॉर्ड याफ्ता परफॉर्मेंस थी और बेहतरीन पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आज भी हम उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसका जवाब आज तक भारत के पास नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 28 फरवरी को हमारे पाक फोर्सेज ने किया, एयर फोर्सेज ने, वो भी एक बेहतरीन इसी की एक रेपुटेशन थी जिस तरह से पहले 1965 में हुआ। इंशाल्लाह जब भी दोबारा कभी मौका मिलेगा और हम इसी तरह से भरपूर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल सही। इसी के साथ नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी और उम्मीद है कि आप सब भी हमारी इस आवाज़ में, हमारे इस एहतजाज में हमारे साथ खड़े रहेंगे क्योंकि 24 से मोहब्बत करने वालों की तादाद कम नहीं है और ये गैर आइनी इक़दाम हम जब चैलेंज करेंगे तो आवाम हमारे साथ। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।